अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने जा रही हूं। एक तो जनाब बाजौड़ में जो वर्कर्स कन्वेंशन था उसको क्यों इतना अना का मसला बना लिया गया और क्यों उसके ऊपर इस कदर एक हाइप क्रिएट कर दी गई, ये समझ से बिल्कुल बात बालातर है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि इसको एक खौफनाक और ख़तरनाक खेल में तब्दील कर दिया गया। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ अभी आपको तफसील से बताती हूँ। फिर जनाब बात करेंगे कुछ इस हवाले से कि फवाद चौधरी साहब भी आज पेश हुए हैं, उन्होंने क्या गुफ्तगू की, उनकी खुलासी क्यों नहीं हो रही, इसके ऊपर बात होगी। मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो फैसला आया था 5 रुकनी बेंच का सुप्रीम कोर्ट के, उसके खिलाफ जो अपीलें दायर हुई थी उसके लिए भी अब बेंच बन चुका है और अगले हफ्ते इसमें भी समाअत होगी। कौन कौन बेंच में शामिल है और क्या इसकी एक्सपेक्टेशंस है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ जो लोग हैं वो दबाव का शिकार हुए हैं, वो तमाम लोग जो कि किसी तरह भी उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जो इमरान खान के हक़ में, और अगर इमरान खान के हक़ में नहीं भी गया तो PMLN के ख़िलाफ़ अगर गया तो उन्हें किस तरह के दबाव का सामना करना पड़ा। तो ये चीज़ भी आपके सामने मैं रखती हूँ। अभी 2-3 दिन के वाक़यात हैं जो हुए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा यहीं पे बात हो जाए, जो बाजौड़ कन्वेंशन की बात हो रही है। आपको मालूम है कल मैंने इस बारे में जो लास्ट व्लॉग किया था उसके ऊपर तफसील से बात की। शेर अफजल मरवत साहब ने वहाँ खिताब करना था, उसके लिए वो रवाना हुए। रास्ते में पुलिस से उनका आमना सामना हुआ और उनका ये दावा है कि उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और 300 के करीब पुलिस अफसरान वहाँ पर एहलकार मौजूद थे। जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने इस दावे की तरदीद की है। उनका ये कहना है कि हमने गिरफ्तार करने की कोई कोशिश ही नहीं की। लेकिन उसके बाद जो वीडियोज़ आई और उसमें जो हमने सारा एक मामला देखा तो उससे पता चल सकता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ पुलिस के साथ एक इंटरेक्शन ज़रूर हुआ और फिर उसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया और वहाँ से जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके साथ वो इस्केप करने में कामयाब तो बहरहाल हुए। लेकिन वहाँ पर काफ़ी एकदम जिसको कहते हैं कि सूरत हाल तशवीशनाक ज़रूर हुई और लोग वहाँ पर काफ़ी नारेबाजी कर रहे थे, इश्तियाल में थे और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि हालात वहाँ पर कुछ एहतजाज की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली चूँकि शेर अफजल मरवत साहब को छोड़ दिया गया तो फिर उसके बाद मामला जो था वो थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन ठंडा पड़ने ही नहीं दिया गया मामले को। और उसके बाद मरवत साहब पहुंच गए बाजौड़ में किसी सेफ मकाम पर। वहां पहुंचकर उन्होंने एक वीडियो भी जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि क्या कुछ रास्ते में हुआ। लेकिन इस वीडियो के थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने एक ऑडियो पैगाम भी जारी किया। वो बहुत ख़तरनाक ऑडियो पैगाम था। उसके मुताबिक उनका दावा ये था कि जहां पर वो ठहरे हुए थे बाजौड़ में, वहां पर स्टिल फायरिंग हो रही है और उनका ये कहना था कि जो मकामी पुलिस है वहां पर उसने घेरे में ले रखा है और फायरिंग हो रही है मुस्तकिल तौर पर। और साथ ही उन्होंने बड़ा इमोशनल सा पैगाम भी दिया कि अगर वो ना रहें, आज कुछ भी वाक़या पेश आ जा सकता है, उन्हें अगवा किया जा सकता है, हो सकता है वो ज़िंदा भी ना रहें, लेकिन हर सूरत आपने इमरान खान का साथ देना है। ये उसकी ज़ाती जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की बका की और आज़ादी की जंग है और ये हमारी और हमारे बच्चों की नस्लों की ज़रूरत है कि हम एक असली आज़ादी की तरफ जाएं। तो इस तरह से उन्होंने एक इमोशनल सा मैसेज रिकॉर्ड करके वो ऑडियो मैसेज दिया। रात में काफ़ी दफ़ा मैं इस चीज़ को चेक कर रही थी क्योंकि सूरत हाल वहाँ पर काफ़ी ख़राब थी और मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर परेशान हो रही थी कि खुदा न खास्ता अगर वाकई ऐसा है कि कोई फायरिंग चल रही है, मामलात इस तरह के हैं, तो कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए और कोई मामलात हाथ से ना निकल जाए। क्योंकि आमतौर पर कोई भी अल्लाह ना करे तहरीकों के दौरान जज्बात उभरे हुए होते हैं और अगर कोई एक वाक़या भी गलत रूनुमा हो जाए, कोई एक तरफ ज़्यादती हो जाए, तो फिर उसके बाद जो आग फैलती है उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कल इस बात के ऊपर बड़ी परेशान थी और बार बार मैं रात को ये चेक भी कर रही थी। लेकिन खैर उसके बाद फिर सुबह के टाइम जाकर एक और ऑडियो मैसेज आया शेर अफजल मरवत साहब का, जिसमें उन्होंने बताया कि वो खैरियत से वहाँ से चले गए हैं और उसके बाद फिर उन्होंने बाकी लोगों को कन्वेंशन में आने के लिए भी कहा कि कन्वेंशन तो हर सूरत होगा वहाँ पर। और पुलिस के साथ उनका जो मामला था वो सुबह भी कुछ उनके ख्याल से इसी किस्म की इत्तला थी कि उनको गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये जो बाजौड़ में सारी रात हुआ, सुबह भी जो मामलात हुए, उसके बाद भी मामलात ख़त्म नहीं हुए और उसके बाद थ्रू आउट फिर वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि जो कन्वेंशन है उसको किसी भी तरह ख़राब करने की कोशिश की जा रही है कि लोग वहाँ पर ना पहुँच सकें। वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका ये दावा है, PTI के जो लोग हैं उनका ये दावा है और उन्होंने कुछ फुटेजेस भी बना के भेजी हैं जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जो मेन सड़क है उसको तोड़ दिया गया है, खुदाई कर दी गई है, खंदकें बना दी गई हैं और रुकावटें लगा दी गई हैं। और फिर वहाँ पर जो मुकामी इंतज़ामिया है उनकी जानिब से एक बयान भी जारी कर दिया जाता है कि जी
कोई बिला ज़रूरत कल घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कल के रोज़ ये जो तामीराती काम है उसके सिलसिले में खुदाइयाँ हुई हैं, शहर में आना जाना मुश्किल है, मुनक़ता हुआ है बाहर जाना भी, शहर का सारा रास्ता वगैरह। तो इस तरीके से उन्होंने एक वो अलर्ट भी जारी कर दिया और अपने आप को एक तरह से उन्होंने बता दिया कि जी हमने तो पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था सबको। अब उसके बाद ये होता है कि थ्रू आउट फिर भी सुबह से ही काफ़िले चलना शुरू हो जाते हैं, और अब मैं मुख्तलिफ फुटेजेस और विजुअल्स देख रही हूँ जिसमें लोग उस खंदक को भरने की कोशिश कर रहे हैं, रुकावटें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, या मुतबादिल रूट्स के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं कि कन्वेंशन की जगह पर पहुँच जाएँ, क्योंकि उनका ये जज्बा है कि कन्वेंशन हर सूरत होना है। अब आई होप कि कन्वेंशन तो समहाउ और द अदर हो ही जाएगा। इसके नतीजे में एक आधी और FIR कट भी जाएगी शेर अफजल मरवत पर। लेकिन इसमें अब जो एनालाइज करने की चीज़ है वो ये है कि जब ऑलरेडी PTI मुख्तलिफ कन्वेंशंस चारसद्दा में करके आई, नौशहरा में करके आई, मर्दान में करके आई, दीर में करके आई और कई जगहों पर करके आई, तो उसके बाद इस कन्वेंशन के ऊपर इतना आखिर तूफ़ान क्यों उठाया गया? क्या इसकी वजह सिर्फ यही है कि वो चूँकि कामयाब कन्वेंशन एक हो रहे हैं, लोगों में दोबारा से एक जज्बा पकड़ा जा रहा है, एक तहरीक उभर रही है, तो उसको दबाने के लिए ज़रूरी है कि शेर अफजल मरवत को भी काबू करो और कन्वेंशन का सिलसिला भी रोको। शेर अफजल मरवत तो आपने नहीं गिरफ्तार किए, चाहे उसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि फिर से कोई बदअमनी की लहर भी उठने का खदशा है कि अगर कोई लोग इश्तियाल में आ गए तो मामलात ख़राब ना हो जाएं, फसाद ना फैल जाएं। दूसरा, ज़ाहिर सी बात है, वो वकील हैं, वकील कम्युनिटी भी सड़कों पर आ जाएगी अगर उनके साथ कोई जुल्म ज़्यादती किया जाता है। इस वक्त वैसे भी वो ज़ाहिर है PTI के फ्रंट फुट पर लीड कर रहे हैं, सीनियर नायब सदर हैं, तो फिर से KP में PTI का एक वर्कर जो है वो सारा एहतजाज की तरफ लपकेगा, तो फिर एक मसला बनेगा। तो ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए शायद फ़िलहाल उनको नहीं अरेस्ट किया गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मद्देनज़र रखना होगा कि जो वहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट का किरदार है वो भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होम्योपैथिक वो बने हुए हैं। कुछ ना कुछ, चलिए वो बिल्कुल उस तरह नहीं अमल दरामद करवा पा रहे अपने फैसलों पर, लेकिन कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर उठा रहे हैं, किसी को लाइन हाजिर ज़रूर कर रहे हैं, कोई ना कोई जवाब तलबी ज़रूर हो रही है। तो कुछ ना कुछ वहाँ पर भी जवाब देना पड़ता है, इसलिए भी इंतज़ामिया एक हद से ज़्यादा गुजरते हुए थोड़ा सा फिर सोच लेती है कि अब हमें आगे क्या करना है। अब इस सिलसिले में जो पेशावर का कन्वेंशन हुआ और उसके बाद फिर थ्रू आउट कन्वेंशन हुए, वहाँ पर एक धाक तो बैठी शेर अफजल मरवत की, और इसी वजह से हमने देखा कि अब उन्हें ख़तरा महसूस किया जा रहा है। एक दोबारा से लहर जो उठ रही है और आगे वो ऐलान करें कि वो पंजाब में भी जाएंगे, तो इस बात का भी खदशा है कि यहाँ आकर भी वो अगर इसी तरह एक्टिविटीज़ करने के लिए बज़िद रहते हैं तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। यहाँ पर भी क्या वही हम लहर देखेंगे जो हमें KP में इस वक्त नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ों को अब इस वक्त बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और इसके ऊपर हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी जा रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी हिकमत अमली हो, समझ नहीं आ रहा कि इस तरह से यूज़ ऑफ पावर क्यों किया जा रहा है। जिस तरीके से वहाँ पर फायरिंग हुई है, अगर वाकई जिस तरह से नरेट की जा रही है चीज़ें, तो ये तो बहुत खौफनाक है। मैंने रात के विजुअल्स देखे हैं कि लोग उसी वक्त जब फायरिंग हो रही थी तो सड़कों पर निकल आए आधी रात को, और बाहर आकर वो नारेबाजी कर रहे थे और वो PTI के हक में नारे लगा रहे थे, शेर अफजल मरवत के हक में नारे लगा रहे थे। अब ये इतना ख़तरनाक खेल है, ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। एक भी कोई अल्लाह ना करे जान चली जाती है या कोई इस किस्म का रूनुमा होता है वाक़या, तो ये कितना मामला बिगड़ सकता है इसका किसी को अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है। अगेन मैं ये कहूँगी कि हम लोग बार बार तारीख़ के हवाले ज़रूर देते हैं, लेकिन तारीख़ से सीखते कुछ नहीं है। 71 में भी हमने यही ज़ोर ज़बरदस्ती करके देखा और फिर हमने देखा कि किस तरह हमारा एक हिस्सा हमसे जुदा हो गया, क्योंकि हमने उस वक्त लोगों की आवाज़ नहीं सुनी, उन्हें हमने ज़ोर ज़बरदस्ती से ताकत से दबाने की कोशिश की और उसका नतीजा आज हमारे सामने है। तो हम फिर भी उससे सबक नहीं सीख रहे, आज भी हम वही हथकंडे, वही हरबे आजमा रहे हैं और फिर हम मुल्क को एक बदअमनी और इंतशार की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हमें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सारी जमातें मुख्तलिफ कन्वेंशंस कर रही हैं। आज भी नून लीग का भी जड़ावाला में कन्वेंशन है, शायद जड़ावाला में है, और दूसरी तरफ हम जलालपुर जट्टा में उनका कन्वेंशन है। फिर और भी पीपल्स पार्टी भी जलसे जुलूस करी। तो क्या वजह है कि जहाँ PTI जलसा कर रही है वहाँ पर आप इस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना लें, खुदाइयाँ कर दें और पुलिस को भेज दें और उनके इंतज़ामात ख़राब कर दें और उनको आप पकड़ने की कोशिश करें या हरासा करें या फायरिंग करें? तो ये सब क्या है? ये आप क्या इश्तियाल दिलाना चाह रहे हैं उनको? मुझे तो कल पूरा इस बात का एक खदशा था कि ये कोई दोबारा से इस किस्म का वाक़या ना हो जाए कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें 9 मई के तर्ज की हमें एक सूरत हाल नज़र आए
اور لوگ پھر اشتعال میں باہر نکلیں اور پھر وہ کوئی قانون ہاتھ میں لیں اور پھر ثابت کیا جائے کہ دیکھ لیں جی ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ دہشت گرد ہیں اسی لیے ہم انہیں اجازت نہیں دے رہے تھے. تو یہاں پر پی ٹی آئی کو بھی بڑا کیئرفلی چلنا ہوگا. اگر کسی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ طاقت کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تو فی الحال ایک سٹیپ پیچھے بھی ہٹ جائیں تو وہ بہتر ہے, پرامن رہیں. لیکن کیونکہ اگر یہ اور چڑھائی کریں گے یا قانون ہاتھ میں لیں گے یا زبردستی لڑنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ چیز ان کے حق میں تو بالکل نہیں جائے گی, کیونکہ ریاست تو اس وقت بالکل ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی کرے گی, بلکہ الٹا ان کو دہشت گرد ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. تو کسی طرح کی بھی ایسی کسی ٹریپ میں بالکل نہ آئیں اور پرامن رہیں ہر صورت. اگر ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے فی الوقت تو ہٹ جائیں, جہاں پہ موقع ملے کر لیں. کنونشن نہیں کیا جا رہا تو کوئی بات نہیں, ایک نہ کنونشن کرنے سے کوئی ووٹ 4 آپ کے کم نہیں ہو جائیں گے. جنہوں نے ڈالنا ہے وہ پھر بھی ڈال دیں گے, اور اس وقت تو ایک کیمپین چل رہی ہے کہ آپ نہ بھلے کیمپین کریں ہم ووٹ آپ کو ڈال دیں گے. تو کرنا آپ کا حق ہے, یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ آپ کا حق نہیں ہے, لیکن ایسی کوئی بھی مسٹیک اگر ہوتی ہے جس میں پھر آپ کو دوبارہ ٹریپ کیا جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ کافی زیادہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال جی یہ تو رہی صورتحال ساری باجوڑ کی, باقی جو ہوگا کنونشن کا تو اس میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی. فواد چودھری صاحب آج پیش ہوئے عدالت میں پھر سے, اور ان کو آج ہتھکڑیوں میں لایا گیا. اگین ان کی خلاصی نہیں ہو رہی, اور میں تو فواد چودھری صاحب سے اس لیے بھی ہمدردی کا اظہار کر رہی ہوں کہ ان کے ساتھ تو وہ معاملہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا, سیاست بھی چھوڑی, تو اس طرح سے انہوں نے اپنے ووٹر کو بھی ناراض کیا, حلقے کے لوگ بھی خفا ہوئے, لوگوں کے دلوں میں ظاہری سی بات ہے ان کے لیے غصہ بھی آیا کہ آپ نے لیڈر کا ساتھ چھوڑ دیا موقع کے اوپر. اور اس کے بعد دوسری طرف پھر بھی ان سب کو کر کے ووٹر کی ناراضگی بھی مول لے کے اگر آپ کو ایک آزادی حاصل رہتی ہے, آپ کم از کم سکون سے رہ رہے ہوتے, تو پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ چلے بھائی آپ نے کچھ یہ تو حاصل کر لیا. اب ان کے ساتھ دونوں طرف سے ہی بری ہو گئی ہے, ادھر سے ووٹر بھی ناراض ہو گیا اور ادھر سے وہ بھی ناراض ہو گئے ہیں, اور انہوں نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے بلا وجہ بے بنیاد قسم کے مقدمات میں, اور ابھی تک ان کی صورتحال جو ہے وہ یہ کہ خلاصی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ذرا دو طرفہ قسم کا ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے, تو ہمدردی ہو رہی ہے فواد چودھری صاحب سے. لیکن انہوں نے آج گفتگو بہرحال جو کی ہے وہ تھوڑی میرا خیال ہے سینسیبل گفتگو ہے, اس پہ سوچنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو بھی جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ اس طریقے سے یہ آپ نے نامزد ہو کر اگر وزیر اعظم بننا ہے تو کیا فائدہ آپ کی 40 سال کی سیاست کا, آپ تو وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا, اور کیا اس کے نتیجے میں آپ حاصل کر لیں گے. تو تھوڑا انہوں نے جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہونا. اور انہوں نے کہا ہے کہ فاصلے کم کریں, نفرتیں کم کریں, اور معاملات کو ٹھیک طرف لے کے جانا چاہیے. لیکن فی الحال تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بیکار ہی ہیں, کیونکہ کوئی اس طرف دھیان دینے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا. اب آ جاتے ہیں جی ملٹری کورٹ کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر اپیلوں میں اب جانا تھا. اپیل فائنلی سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے. یا آپ کو میں ایک دفعہ پھر سے یاد دلا دوں, 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. اس فیصلے کو بھی مہینے سے زیادہ ہو چکا, لیکن ابھی تک جو لوگ ملٹری کے حوالے تھے, فوج کے حوالے تھے, انہیں واپس نہیں کیا گیا. اس کے خلاف, اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے نگران حکومتوں کی طرف سے, اور اس میں اب اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا, جس میں جسٹس طارق مسعود صاحب, جسٹس امین الدین خان صاحب, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت صاحب جو ہے وہ بینچ میں شامل ہیں. تو 6 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے. لیکن اب اس کے اوپر کافی ریاکشن بھی آ رہا ہے. ایک تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنا اہم مقدمہ تھا, 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا, تو کم از کم 10 یا 11 رکنی بینچ کو اس کے اوپر اپیل کو سننا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف 6 رکنی بینچ, صرف ایک جج کی تعداد اور بڑھائی گئی ہے. دوسرا اس میں یہ سوال سب اٹھا رہے ہیں کہ اتنے امپورٹنٹ قسم کے جو کیس تھا اس کی ہیئرنگ کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کیوں مسنگ ہیں, وہ کیوں نہیں اس بینچ کو لیڈ کر رہے, جسٹس اطہر من اللہ صاحب کیوں مسنگ ہیں, جسٹس شاہد وحید صاحب کیوں مسنگ ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا خاص طور پر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں یا آئین اور قانون کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بڑا دبنگ سٹانس رہا ہے. تو جب اس موقع پہ جب وہ موقع آیا کہ اب آپ اپنے سٹانس کے اوپر کھڑے ہوں اور اس کو جو ہے وہ اسرٹ کریں, تو اس وقت آپ اس بینچ سے الگ ہو کر, وہ جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کنی کترا کر نکل گئے ہیں کہ بھئی میں تو پڑھتا ہی نہیں اس معاملے میں. تو یہ اس طرح کی سچویشن لگ رہی ہے. تو اب آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے تھا. جہاں طاقتوروں کے خلاف مقدمہ تھا تو پھر آپ جم کے کھڑے ہوتے سامنے, پتہ لگتا کہ آپ کتنے دبنگ جج ہیں. یہاں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اس کو اوائڈ کیوں کیا ہے. تو یہ ایک آ رہا ہے جی ریاکشن سامنے, اب بھگتنا پڑے گا. لیکن فی الحال کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ مقدمے کی سماعت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کس طرف یہ مقدمہ جا رہا ہے. لیکن اگین پھر سے وہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ ہم خیال اور ایک جیسے ججز اور لائک مائنڈڈ ججز, وہ پھر ایسے لگ رہا ہے کہ 2 گروپس جو ہے وہ ہمیں
सुप्रीम कोर्ट में नज़र आ रहे हैं। लास्टली मैं थोड़ी बात कर दूं किस तरीके से एहतशाम अब्बासी का मैंने आपको बताया था, बोल न्यूज़ के रिपोर्टर जिन्होंने आकर इमरान खान साहब को कवर किया था जेल में, और वापस आकर उन्होंने उनके बारे में सारी जब गुफ्तगू की तो उसके ऊपर उन्हें काफ़ी प्रेशर का सामना करना पड़ा। बोल न्यूज़ इंतज़ामिया का कहना था कि जी आप अपना बयान वापस लें और उसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन जारी कर दें। वो डट गए, उन्होंने कहा कि नहीं जी मैंने तो जो देखा वही बयान किया, मैं क्यों पीछे हटूँ। तो फिर अल्टीमेटली उन्हें कहा गया कि जी आपने इदारे की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, बकौल उनके उन्हें इसी बात के ऊपर नौकरी से निकाल दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं नौकरी से जाना मंजूर करूंगा लेकिन मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा। तो एहतशाम अब्बासी साहब को ये हुआ। एहसन वहीद साहब एक और नौजवान रिपोर्टर हैं जो कि हम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जाके कवर करते हैं, बाहर रिपोर्ट करते हैं, और ये कल इलेक्शन कमीशन के सामने जो एहतजाज हो रहा था उसका भांडा फोड़ा इन्होंने जिन लोगों से बात की उन्होंने कहा कि हम नून लीग के वर्कर्स हैं, उधर से आए हैं, लेकिन बाद में बज़ाहिर ऐसा लगता है उन्होंने ये क्लेम नहीं किया, लेकिन जो उनका अंदाज़ है वो बता रहा है कि उनके ऊपर भी कुछ प्रेशर आया, जिसके बाद उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन का वजाहती ट्वीट जारी किया। और उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि जी मैंने ये तो नहीं कहा कि सारे लोग वहाँ पर जो थे वो नून लीग के थे, वो तो पीटीआई के वर्कर थे। हाँ कोई एक आधा होगा जिसने ये कहा, मेरा तो इस बात से, यानी उन्होंने बिल्कुल उसकी टोटली निगेट करते हुए कहा कि जी वहाँ पे सारे पीटीआई के लोग थे, कोई ऐसी बात नहीं वगैरह। तो उन्होंने एक तरह से अपनी ही खबर की तरदीद करने की कोशिश की, लेकिन वो अंदाज़ा हो रहा था कि वो उससे पीछे हट रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर कुछ प्रेशर है। हालांकि उस बात को सब लोग बहुत उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे कि उन्होंने आकर एक चीज़ किस तरीके से एक्सपोज की, लेकिन उनको शायद प्रेशर ज़्यादा था और वो इस चीज़ से पीछे हट गए। अब तीसरा जो मामला आया है वो बुशरा अंसारी साहिबा का सामने आया। बुशरा अंसारी साहिबा का एक क्लिप पिछले दिनों वायरल हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें एक तकरीब में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि किस तरह से उनके वालिद साहब जो कि एक राइटर थे, उनको कुछ लोगों ने आकर रिश्वत देने की कोशिश की, और फिर उन्होंने थोड़ा उसमें तंज़ो मिज़ाज शामिल करते हुए ये जिक्र कर दिया, इशारा दे दिया कि वो किस तरफ के लोग थे। उन्होंने कहा कि जी मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो अभी वापस आए हैं और कुछ दिलशिल का भी मसला है उनका, कुछ ठीक नहीं है वो, तो मैं नहीं ऐसी बात करना चाहती जो उनको गिरा गुजरे। तो इस तरह शरारतन उन्होंने कुछ जिक्र किया, और फिर उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनके वालिद साहब ने उनके नुमाइंदों को डांट डपट करके वापस घर से निकाल दिया था। तो ये उन्होंने जो स्टोरी नरेट की, इसके ऊपर जाहिर है सोशल मीडिया में पीटीआई को तो ऐसा मौका चाहिए था, उन्होंने इसके ऊपर खूब खेला और बताया कि देखें जी नवाज शरीफ साहब शुरू से ही लिफाफों की सहाफ़त और सियासत करते थे, और उन्होंने उन्हें भी भिजवाया लिफाफा, और इस वजह से जो बुशरा अंसारी साहब हैं ये उनकी तरफ कोट कर रही हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया हुआ था उसमें, लेकिन जो उन्होंने इशारा दिया तो उस पर ऑटोमेटिकली सब सोचने लगे कि शायद ये नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है। अभी ये 1-2 दिन ये काफ़ी इसके ऊपर चलता रहा मामला, और उसके बाद फिर बुशरा अंसारी साहिबा को भी एक वजाहती ऑडियो मैसेज बल्कि वीडियो मैसेज देना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा, एक्सप्लेन किया कि जी बात का बतंगड़ ना बनाया जाए, बिल्कुल वो एक वाक़या था, मैंने उसको नरेट किया। और नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद तो नहीं आके कहा, उनके कोई नुमाइंदे थे, हो सकता है नवाज शरीफ साहब को तो पता भी ना हो। तो इस तरीके से उन्होंने उसको क्लियर करने की कोशिश की कि जी एग्जैक्टली वो नवाज शरीफ साहब पर इसका बोझ नहीं डालना चाह रही जैसे, लेकिन ये है कि पहले उन्होंने नाम नहीं लिया था, बाद में उन्होंने नाम भी ले लिया और एक तरह से तस्दीक कर दी कि वो उन्हीं की बात कर रही थी। और साथ में उन्होंने कहा कि जी हम किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं है, हम किसी एक तरफ नहीं जा सकते वगैरह। आमतौर पर जो स्टार हैं या फनकार लोग हैं, आजकल तो वैसे कुछ लोग हैं जो काफ़ी वोकल हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन कुछ लोग सियासी मामलात से ख़ुद को दूर रखते हैं ताकि किसी की भी हुकूमत आए तो वो बिला वजह ताब का शिकार ना हो, और वो एक एक सबके लिए ही अकोमोडेटिंग सा उनका माहौल हो, कंफर्टेबल रहें। तो मुख्तलिफ स्टार्स का यही एक होता है, चाहे वो खिलाड़ी हों चाहे वो फिर शोबिज़ के लोग हों। तो बुशरा अंसारी साहिबा भी मुझे लगता है कि उनकी कोशिश यही थी कि वो थोड़ा अपने आप को न्यूट्रल रखें या अनबाइस्ड शो करें, और इस वजह से उन्होंने ये वीडियो जारी की। मैं इस बात को नहीं समझती कि उन्हें कोई दबाव आया होगा, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर ये सोचा होगा कि वो इस चीज़ को न्यूट्रलाइज़ कर दें। मे भी किसी ने कहा भी हो, कोई सिफारिश आई भी हो, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये कि शायद उन्होंने अपने तौर पर ख़ुद को इस मामले से ज़रा अलग करने की कोशिश की, ताकि बिला वजह की एक हाइप क्रिएट ना हो और उनका नाम पीटीआई के साथ नत्थी ना हो जाए, या वो पीएमएलएन के अगेंस्ट ना कोई एक एलिमेंट समझे जाएँ। तो बहरहाल अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में इस वक्त आज़ादी इज़हार राय इस हद तक पहुंच चुका है कि अगर आप कोई अपनी मर्ज़ी की चॉइस की बात भी करते हैं तो उसके बाद आपको या तो क्लैरिफाई करना पड़ता है या अपने बयान से पीछे हटना पड़ता है। और ये मैं आपको जो 3 वाक़यात रिपोर्ट कर रही हूँ, ये पिछले 2-3 दिन के अंदर ही पै दर पे हुए हैं। तो इसी से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त जो लोग इक़्तिदार में और जिनको लाना है इक़्तिदार में, उन लोगों की जो बर्दाश्त है मीडिया के हवाले से वो कितनी है, इससे आपको अंदाज़ा लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।